नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग। तो पूर्वी मैदानी भाग को लेकर अपन अध्ययन है वो शुरू करते हैं। देखिए, पूर्वी मैदानी भाग है तो सबसे पहले जैसे मैं मैप बनाना चाहूँ तो ये मैप है जैसे, और इसमें यहाँ पर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये अरावली और ये नीचे दक्षिणी पठारी प्रदेश। तो ये आपका कौन सा भाग रहता है? ये रहता है नंबर 3। ये वाला भाग कहलाता है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। आगे बात समझ में? तो चलिए अब इसको अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ये राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 23% है। कितना प्रतिशत है? 23% क्षेत्र है। और जनसंख्या के मामले में राजस्थान की जो टोटल जनसंख्या है और उसका 39% है वो यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, इतनी जनसंख्या इतने क्षेत्रफल में आपको और किसी भी जो प्रदेश है उसमें देखने को आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, आवाज़ वगैरह ठीक आ रही होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और मतलब यहाँ पर जनसंख्या कम क्षेत्रफल पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, इस लिहाज से ये सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक जन घनत्व मतलब यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा रहता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, ठीक है ना, ऐसा भौतिक प्रदेश है, सर्वाधिक जनघनत्व है यहाँ पर। अब देखिए इस भाग में है क्या क्या नहीं है उसके बारे में देखते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर नदियाँ ज़्यादा बहती हैं। ठीक है ना, नदियाँ आती हैं। तो पूर्वी मैदानी भाग को 3 भागों में बांटा जाता है। मैदानी भाग को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भाग को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। तो 3 भाग कौन कौन से 3 भागों में बांटा जाता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, एक तो इसको ए, बी और सी 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पर आता है आपका चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, और उसके बाद में आता है आपका बनास बेसिन। ठीक है, और उसके बाद में है आपका माही बेसिन। माही बेसिन कांठल वाला वो भाग है ना, माही बेसिन, मध्य माही बेसिन। तो ये है बेसिन का मतलब होता है किसी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है वो। तो ये चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र और माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, इन नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है वो मिलकर क्या बनाता है? आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश बनाता है। तो कुल मिलाकर पूर्वी मैदानी प्रदेश में नदियां बहती हैं। नदियां बहती है तो नदियां अपने साथ क्या लाती है? जलोढ़ मृदा लेके आती है। जलोढ़, कांप, कछारी, कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, एल्किसोल मिट्टी, दोमट मिट्टी, इन नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, तो मतलब वो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? उपजाऊ होती है, और वो आकर के इस मैदानी प्रदेश में वो नदियाँ क्या करती है? उस मिट्टी को बिछाव देती है इसे, और बिछाने से क्या होता है? फिर ये मैदान बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? उपजाऊ है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, नोट लगाकर यहाँ पर लिख सकते हो, उपजाऊ प्रदेश है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि नदियों द्वारा यहाँ पर क्या? उपजाऊ भौतिक प्रदेश, उपजाऊ भौतिक प्रदेश। ठीक है, उपजाऊ है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है? उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, यहाँ पर यह नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। तो ये भी लिख दो, कांप मिट्टी, कांप, कछारी, दोमट, एल्किसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एल्किसोल मिट्टी पाई जाती है, ऐसी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ये बात है। और देखिए, और इसके बारे में आप क्या सुनना पसंद करोगे? देखिए, ये टोटल 10 जिलों में विस्तृत है। पूर्वी मैदानी प्रदेश से आपसे पूछ ले कि इसमें कितने जिले पाए जाते हैं, कितने जिलों को ये कवर करता है, तो 10 जिलों में ये विस्तृत है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 10 जिलों में विस्तृत है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 10 जिलों में विस्तृत है। 10 जिलों में विस्तृत है। अब कौन कौन से 10 जिले हैं 10 जिलों में विस्तृत? तो 10 जिलों के नाम लिखते हैं यहाँ पर। 10 जिले कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, जयपुर से शुरुआत करते हैं अपन। तो नंबर 1 आपका जयपुर, जयपुर आ गया। अलवर आ गया, दौसा, भरतपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर,
धौलपुर, करौली, धौलपुर, करौली, ठीक है। उसके बाद में आ गया टोंक, अजमेर और एक है आपका चित्तौड़, ठीक है। ये भाग आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन 10 जिलों में ये आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो आपका होता है कवर। ये बात आपने यहाँ पर सीख ली, ठीक है ना। तो ये नदियों का बेसिन है, नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, पूर्वी मैदान है, 10 जिलों में विस्तृत है। और इसके बारे में एक और आता है कि ये किस साइड पाया जाता है। तो आप जैसे ये मैप बनाए राजस्थान का और बीच में से ये ऐसे, जैसे ये अरावली हो गई, तो ये अरावली की कौन सी दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में स्थित है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली के पूर्व में स्थित है। पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली के पूर्व में स्थित है। अरावली के पूर्व में स्थित है। अरावली के पूर्व में स्थित है। ये बात भी आपने यहां पर देख ली, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये बात थी। अब अपन आगे चलते हैं। अब 1 बाय 1 इसके प्रत्येक पार्ट पर अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले अपन बात करेंगे चंबल बेसिन के बारे में कि चंबल बेसिन क्या है, कहाँ से है, कैसे नहीं है। तो उसके बारे में यहाँ पर आपको बात करनी होगी। देखिए चंबल बेसिन आपको मस्ती से बस पढ़ते जाना है, सुनते जाना है। सब कुछ पीडीएफ में, पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर डाली हुई है। टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्क्रीन बराबर मात्रा में आ रहा है ना, एकदम क्लियर आ रहा है? वैसे मैं देख लेता हूँ एक बार। आई थिंक एकदम क्लियर आ रहा है ना। चलिए यहाँ तक ये फ्रेम आ रही है, इधर आती है आपके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और इस तरफ कहाँ तक आ रहा है? ओके, यहाँ तक आ रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे अपन चंबल बेसिन के बारे में। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन किसे कहते हैं? चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो चंबल बेसिन कहलाएगा। तो सबसे पहले चंबल नदी का ये क्या है? प्रवाह क्षेत्र। चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। चंबल नदी आती कहाँ से है? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में मऊ जिले के जनापाव की पहाड़ियों से ये चंबल नदी निकलती है। और उसके बाद में ये आप अपन चंबल नदी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी जलवायु पढ़ेंगे, भौतिक प्रदेश के बाद में जलवायु के बाद में नदियां शुरू करेंगे, तो उस समय पढ़ेंगे। इसलिए चंबल नदी के बारे में अपन नहीं, अपने को चंबल बेसिन के बारे में जानना है, ठीक है ना। प्रवाह क्षेत्र है वो कौन कौन से जिलों में है, इतना जानकर उसकी क्या विशेषता है वगैरह वगैरह। बाकी चंबल नदी, उसकी सहायक नदियाँ, ये सब अपन अलग से पढ़ेंगे। ये बता दूँ, ये एमपी साइड से आती है, एमपी से आती है और राजस्थान में प्रवेश होता है इसका 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में 84गढ़ के समीप प्रवेश, राजस्थान में 84गढ़ के समीप ये क्या करती है? प्रवेश करती है। 84गढ़ के समीप प्रवेश, ठीक है। इस चंबल बेसिन का ढाल किस तरफ है? तो इस चंबल नदी बेसिन का जो ढाल है वो ऐसे है, देखना। ये अरावली है, जैसे यहाँ से ये प्रवेश होता है, ऐसे बहती है और ऐसे बहती हुई धौलपुर से ऐसे आगे निकल जाती है और आपके पुरादगंज के समीप इटावा यूपी में जाकर ये किस में मिलती है? यमुना में मिलती है, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, ये मिटा देते हैं, चलो इसका कोई रोल नहीं है अपने यहाँ पर। अब देखिए 84गढ़ के समीप प्रवेश, उसके बाद में ये राजस्थान में बहेगी आपके चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। एक आ गई ये आपके चित्तौड़गढ़ में आ गई। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये जाती है कोटा में, कोटा के बाद में ये जाती है बूंदी, बूंदी के बाद में ये जाती है सवाई माधोपुर, ठीक है। यहाँ पे जाती है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के बाद में करौली धौलपुर, ठीक है। करौली, और करौली से जाती है ये धौलपुर, और करौली से धौलपुर, और धौलपुर में बहती हुई आगे, इनमें बहती हुई, इन जिलों में बहती हुई पुरादगंज के समीप इटावा में यूपी, और इटावा कहाँ है? यूपी, पुरादगंज, ठीक है ना। पुरादगंज के समीप इटावा यूपी, इटावा कहाँ पर है जगह? यूपी, यूपी में यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, ठीक है ना। यमुना में मिल जाती है। चलिए ये बात अपन ने इसके बारे में और देख ली, ठीक है ना। अब ये बात इसके बारे में थी चंबल बेसिन के बारे में। तो प्रवाह क्षेत्र वगैरह मैंने बता दिया। और इसकी क्या खास बात है
कि ये चंबल नदी जब ऐसे घूमती है, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, वहां पर जैसे जमीन में क्या करती है, कटाव करती है मिट्टी में। कटाव की वजह से क्या होती है, स्थलाकृति बनती है, मतलब स्थल में एक विशेष प्रकार की आकृति बनती है, अर्थात बीहड़ बनते हैं। तो सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में आपको बीहड़ देखने को मिलते हैं। और ये जो चंबल के बीहड़ होते हैं वो डाकुओं की शरण स्थली होती है। डाकू लूटपाट और अपराध करने के बाद इस चंबल नदी में के जो बीहड़ों में जाकर छुप जाते हैं। तो चंबल के डाकू शेर आपने सॉन्ग वगैरह भी सुने होंगे, ठीक है ना। तो चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है ना, बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। सर्वाधिक बीहड़ तो बीहड़ में भी सर्वाधिक सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में पाए जाते हैं। सर्वाधिक सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली में पाए जाते हैं। एक सेकेंड रुकना। सर्वाधिक सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में पाए जाते हैं। सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली में पाए जाते हैं। धौलपुर वे करौली में पाए जाते हैं। धौलपुर वे करौली में पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये था चंबल बेसिन के बारे में। चंबल बेसिन के बाद में अपन पढ़ेंगे बनास बेसिन। ये था चंबल बेसिन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब अपन पढ़ते हैं बनास बेसिन के बारे में। तो चलिए आगे लेते हैं बनास बेसिन नंबर 2 पर। बनास बेसिन, बनास बेसिन वही बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र बनास बेसिन। ये कहाँ से निकलती है बनास नदी? बनास नदी के बारे में आप पहले से ही थोड़ा बहुत जानते होंगे। ये खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, पहाड़ियाँ राजसमंद यहाँ से निकलती है। और उसके बाद में ये क्या होती है, राजसमंद के बाद में भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर। कहाँ कहाँ बहती है? भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर। उसके बाद में जयपुर, जयपुर में भी आता है इसका, ठीक है ना, जयपुर, दौसा। और उसके बाद में सवाई माधोपुर में ये रामेश्वरम में क्या कहाँ मिल जाती है? सवाई माधोपुर रामेश्वरम में चंबल में मिल जाती है। रामेश्वरम में चंबल में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? चंबल में, चंबल में मिल जाती है। और ये बनास नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। ये भी अपन इसके बारे में बोल सकते हैं, चंबल की सहायक नदी, ठीक है ना। अब इसके बारे में एक बात और फेमस है बनास के बारे में, बनास नदी के बारे में। ये क्या करती है? राजसमंद में देवगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वहां पर क्या करती है? अपर्दन करती है। अपर्दन मतलब नदी के जो प्रवाह होता है उससे जो मिट्टी में कटाव वगैरह करती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपर्दन। तो ठीक है, तो देवगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद में बनास बेसिन के द्वारा बनास नदी के द्वारा क्या किया जाता है? कटाव किया जाता है, अपर्दन किया जाता है। तो उससे वहां पर एक ऊंचे ऊंचे से टीलेनुमा भाग दिखाई देते हैं। तो ये टीलेनुमा भाग दिखाई देते हैं, तो वो जो मैदान है वो क्या कहलाता है? पीडमांठ का मैदान कहलाता है, जिसमें ऊंचे ऊंचे टीलेनुमा भाग आपको दिखाई देंगे। तो इसके बारे में भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। बनास के द्वारा देवगढ़ की पहाड़ियां, ये एरिया कहां पर है? राजसमंद में। देवगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद में अपर्दन किया जाता है, वहां स्थित टीलेनुमा ऊंचे भाग, वहां स्थित टीलेनुमा ऊंचे भाग वाला भूभाग पीडमांठ का मैदान कहलाता है। वाला भूभाग पीडमांठ का मैदान कहलाता है। पीडमांठ का मैदान कहलाता है। आगे बात समझ में। अब इसके आगे चलते हैं अपन, कहलाता है, ये अपन ने पढ़ लिया बनास बेसिन। बनास बेसिन के बाद में आता है आपका मध्य माई बेसिन, जो माई नदी का क्षेत्र है, माई बेसिन कहलाता है वो।
तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 पर है आपका माई बेसिन। माई बेसिन, तो माई बेसिन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। माई नदी है, पहले बात तो ये, माई नदी आपके एमपी साइड से आती है और खांडू बांसवाड़ा में क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश, ठीक है ना। राजस्थान में प्रवेश खांडू बांसवाड़ा, राजस्थान में प्रवेश खांडू बांसवाड़ा, यहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। कर्क रेखा को ये नदी 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये चीज़ भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करती है, ये इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, एक आपको मैं इसके बारे में बता दूं, बनास नदी है, बनास नदी ये थी, ये बनास बेसिन का ढाल किस तरफ है, बनास बेसिन का ढाल पूर्व की ओर है, किस तरफ, पूर्व की ओर। इसके अलावा जो ये था आपके ये चंबल वाला, चंबल बेसिन का जो ढाल है वो किस ओर है, उत्तर की ओर है। इसमें देख लेना एमपी से आती है और ये उत्तर की ओर मुड़ती है, ठीक है। और इसके बाद में जो आपके पीडमांट का मैदान हो गया, ये है आपके माई बेसिन। इस माई बेसिन का जो ढाल है वो दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर, ठीक है ना। और माई बेसिन है ये यू आकार में वापस मुड़ती है, यू आकार में मुड़ती है, ये चीज भी है इसके बारे में, ठीक है ना। माई बेसिन कहते किसे हैं, माई बेसिन कहलाता है आपका माई नदी का प्रवाह क्षेत्र, माई नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, माई नदी का बेसिन, सॉरी माई बेसिन कहलाता है माई नदी का प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। और इसके बारे में आप क्या क्या जानना पसंद करोगे, मुख्यतया जो माई नदी का जो किनारा होता है, माई नदी का किनारा वो कांठल कहलाता है, क्या कहलाता है, कांठल। इसलिए जो माई नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको कांठल का मैदान भी कहते हैं। ये माई बेसिन है ना, इसको क्या कहते हैं, कांठल का मैदान, ये भी कहा जाता है, कांठल का मैदान। मुख्यतया जो क्षेत्र है माई बेसिन वाला वो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है ना, प्रतापगढ़ ये क्षेत्र आता है माई नदी के बेसिन में। और इस वजह से जो ये है ना, ये वागड़ का मैदान भी कहलाता है, क्या कहलाता है, वागड़ का मैदान। तो ये चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। चलिए अब अपन ने जो जो पढ़ा है उसको एक एक करके सारे को देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि जो अपन ने मैंने अभी लिखा है जस्ट ये यहाँ पर है। सबसे पहले क्षेत्रफल 23%, जनसंख्या वगैरह ये, तो इसको मैंने एक डिजाइन में और लिख के रखा है, वहां से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। क्षेत्रफल 23%, जनसंख्या 39%, 10 जिले आते हैं, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, धौलपुर, अजमेर एंड चित्तौड़। राइट, यहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने देखा ये 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है, 33 सागर का। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, जबकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो 33 सागर का अवशेष है। इसका निर्माण है वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ था और जनसंख्या है वो यहाँ पर सर्वाधिक है और जनघनत्व की दृष्टि से भी सर्वाधिक यहाँ पर क्या होता है, जनघनत्व है, ठीक है। उसके बाद में पूर्वी मैदानी भाग को अपन 3 भागों में बांटते हैं, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माई बेसिन, इसमें इसको बांटा जाता है। इसके बाद में अगला है इसका ढाल। चंबल बेसिन के बारे में अपन ने पढ़ा, इसका ढाल है वो उत्तर की ओर है, 84 गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है, चित्तौड़, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली और धौलपुर में बहती है और यमुना में ये पुरादगंज के समीप इटावा में मिल जाती है, ये पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बीहड़ में यहाँ पर डाकू रहते हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अपन ने इतनी देर जो पढ़ा ना उसका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। बनास बेसिन, तो बनास बेसिन का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, चंबल की ये सहायक नदी है, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में ये फैला हुआ है, ठीक है ना। और पीडमांट के मैदान, देवगढ़ की पहाड़ियां जो कि राजसमंद में, उनका अपर्दन किया जाता है बनास नदी के द्वारा, तो ऊंचे ऊंचे टीले नुमा भाग बन जाते हैं, ठीक है ना। और ये पूरा भूभाग क्या कहलाता है, पीडमांट का मैदान कहलाता है। उसके बाद में अपन ने 56 बेसिन, 56 बेसिन किसको कहते हैं, ये जो मध्य माई बेसिन है इसी को क्या कहते हैं, 56 बेसिन कहते हैं। ये माई नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है ना। सर्वाधिक ढाल इसी नदी का, ये ध्यान रखना,
सर्वाधिक ढाल है वो इसी नदी का आपको देखने को मिलेगा। सर्वाधिक ढाल वो माही नदी का आपको देखने को मिलेगा। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र माही बेसिन कहलाता है। यहाँ पर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 नदी नालों 56 गांवों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है ये आपके 56 बेसिन। मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर खंभात की खाड़ी में गिरती है ये माही नदी, ठीक है। इसके अलावा सभी मैदानों में सबसे ज्यादा जो तेज ढाल है वो कौन सी नदी का है? माही नदी का है। मुख्य जिले आते हैं डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसे वागड़ का मैदान भी कहते हैं, कांठल का मैदान भी कहते हैं। माही नदी के जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे, ठीक है ना, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको कांठल का मैदान कहते हैं। माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। इसके अलावा नदी निर्मित मैदानों में जलोढ़ मृदा, कांप मृदा, कछारी मृदा, खादर मृदा, दोमट आदि मृदा होती है। ऐसी मतलब उपजाऊ मिट्टी रहती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीजें अपन ने आज की क्लास में पढ़ी। तो आज अपन ने पढ़ा पूर्वी मैदानी भाग। तो ये क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। ये इतना जो अपन ने पढ़ा है बहुत ही बढ़िया तरीके से व्यवस्थित तरीके से नोट करके और पीडीएफ में डाला हुआ है। पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम पर है। पीडीएफ पूर्णतया निःशुल्क है, क्लास पूर्णतया निःशुल्क है, वीडियो लेक्चर सब टोटली फ्री है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर वगैरह आते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छा करने के लिए। और अपना कीमती कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।